Dear students, welcome back for our next lecture on epigenetics and its impact. तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू फिनोटाइप्स चेंज होती हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म्स तब आपके डीएनए सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करते. There are other factors which affect the phenotype apart from genetic sequence. तो ऑब्वियसली आप लोग ये तो जानते हैं कि जो जीन्स हैं वो आपके हेल्थ के लिए, मतलब या आपके जो बॉडी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. उनकी फंक्शनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है. लेकिन आपके बिहेवियर, आपका रहन सहन, आपका इन्वायरमेंट, ये सारे भी उन जीन्स के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं. तो वो सारी चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं, इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एपिजेनेटिक्स. तो अब हम इस लेक्चर में देखते हैं कि वो कैसे होता है. फॉर एग्जांपल ये जेनेटिक या मोनोजाइगोटिक ट्विंस है कि एक जाइगोट से दो बच्चे बनते हैं. अब ये दोनों ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली सेम होते हैं, 100% सेम. ठीक है, तो पहले कुछ साल इनकी शक्ल वगैरह इकट्ठी रहेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ अरसे बाद, ठीक है, यहाँ मतलब एक लंबा अरसा है कि एक ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है, मतलब एक्सरसाइज कर दी है, दूसरे ने एक्सरसाइज छोड़ दी है, तो अल्टीमेटली उनकी फिनोटाइप्स डिफरेंट होगी. तो दिस इज हाउ योर बिहेवियर और environment can affect the functioning of genes. दोनों के जीन्स सेम थे, लेकिन दोनों की आउटपुट या फिनोटाइप डिफरेंट है. इसी तरह एक अच्छी एग्जांपल है क्वीन बीज की, मतलब शहद की मक्खियों में क्वीन होती है, जो सारे मतलब एग्स वगैरह है जो देती है, और प्रॉपर छत्ता है वो सारा का सारा उसी से लिंक होता है. अब होता क्या है कि वो भी एक नॉर्मल मक्खियों की तरह, उसका जेनेटिक मेकअप भी एग्जैक्टली वही है जो बाकी मक्खियों का होता है. लेकिन इस हनी बी के लिए, जो क्वीन बी होती है, इसके लिए स्पेशल फूड होता है जिसको रॉयल जेली कहा जाता है. तो उसको ये फीड दिया जाता है, तो उसकी वजह से उसमें ओवरीज डेवलप हो जाती हैं और वो मतलब एग्स की कैपेबिलिटी उसमें प्रोड्यूस हो जाती है. तो दिस इज हाउ just the food can change the phenotypes of organisms. अच्छा, अब ये सारा कुछ क्या है? It is epigenetics. So this term was first proposed by Weddington, uh, which states that epigenetics is the study of changes in gene function that are heritable, मतलब ये heritable है, and that are not attributed to alterations of DNA sequence. ठीक है जी. जीन के फंक्शन में चेंज है, लेकिन ये चेंज डीएनए सीक्वेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये हेरिटेबल भी है, ये रिवर्सिबल भी है. ठीक है, नॉर्मली हेरिटेबल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन एपिजेनेटिक चेंजेस रिवर्सिबल भी हैं. तो अब अगर मतलब तमाम के तमाम एपिजेनेटिक चेंजेस को एट जीनोम लेवल अगर स्टडी किया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज एपिजेनोमिक्स. अच्छा, तो एपिजेनेटिक्स इज, इसको आप दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एपिजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ योर बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट कैन कॉज चेंजेस दैट अफेक्ट द वे योर जीन्स. बट एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं, तो दूसरे तरीकों से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो एपिजेनेटिक चेंजेस रिवर्सिबल भी है, ठीक है, और ये डीएनए सीक्वेंस, मैंने पहले भी बताया कि ये डीएनए सीक्वेंस को अफेक्ट नहीं करते. अब एपिजेनेटिक्स वर्क कैसे करती है, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो एपिजेनेटिक्स में इन्वॉल्व हैं? वो तीन चार मेजर मैकेनिज्म, आप लोग और भी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे तीन से चार मैकेनिज्म को ही हम यहाँ पे डिस्कस करें. एक उनमें से फर्स्ट वन इज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. अच्छा, दूसरा मैकेनिज्म इसमें हिस्टोन मॉडिफिकेशंस हैं, डीएनए मिथाइलेशन है, और नॉन कोडिंग आरएनए हैं, ऐसे आरएनए जिनसे प्रोटीन नहीं बनती, वो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग? एक्चुअली अब होता क्या है कि आप लोग को ये तो ऑलरेडी आइडिया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसके सेल में एक जीन की हमेशा से दो कॉपीज होती है. ठीक है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट की तरफ से आता है, एक क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट की तरफ से आता है. जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है कि अगर वो दो जीन की कॉपीज हैं, तो वो जीन कॉपीज पेरेंट डिपेंडेंट एक्सप्रेस हो. मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल एक जीन सिर्फ उसी वक्त एक्सप्रेस होगा जब वो मेल पेरेंट की तरफ से इनहेरिट होगा, दूसरा जीन उसी तरह वक्त इनहेरिट होगा जब वो फीमेल पेरेंट की तरफ से इनहेरिट हो. ठीक है, जीन एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन द वे और ऑन हाउ टू से how it is inherited from which parent.
So if it is inherited from father, then it will express itself. On the other hand, it will express itself only when it is expressed or inherited from the mother side. So this whole process is called genomic imprinting. ये genomic imprinting. Obviously फिर इसके दो टाइप्स हैं genomic imprinting की. एक को maternal imprinting कहा जाता है, दूसरे को paternal imprinting कहा जाता है. तो maternal imprinting क्या है? ये एक जीन है IGF2 allele is expressed in a mouse only if it is inherited from the mouse father. तो अगर फादर की तरफ से जीन इनहेरिट हो और वो एक्सप्रेस हो, जबकि सेम जो अलील मदर की तरफ से इनहेरिट हुआ था वो एक्सप्रेस नहीं होता, तो इस प्रोसेस को मेटरनल इम्प्रिंटिंग इम्प्रिंटिंग कहते हैं. मतलब मदर की तरफ से जो जीन है वो इम्प्रिंटेड है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है या इनएक्टिव है. इसका ऑपोजिट पैटर्नल इम्प्रिंटिंग है कि जो फादर की तरफ से जीन इनहेरिट हो रहा है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, बल्कि वो जीन एक्सप्रेस होगा जो मदर की तरफ से है. तो ए माउस H19 allele is expressed only if it is inherited from the mother. तो ये इसको पैटर्नल इम्प्रिंटिंग कहा जाता है. अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो इम्प्रिंटिंग है इसमें डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होता. तो जीन का जो सीक्वेंस है दोनों का, चाहे वो मदर की तरफ से आया चाहे वो फादर की तरफ से आया, उसके सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा, तो ये अब इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, कैसे हाउ डज इट फंक्शन, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है. एक्चुअली ये जो अभी हमने दो जीन डिस्कस किए हैं H19 और IGF2, ये दोनों जीन्स क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट हैं माउस के. और माउस में तकरीबन मोर देन 100 जीन्स हैं जो इम्प्रिंटिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं. और ह्यूमंस में भी एग्जैक्टली यही जीन्स एग्जिस्ट करते हैं मोर और लेस, थोड़े बहुत कम ज़्यादा है. अच्छा, तो नॉर्मली ये जीन्स क्लस्टर्स की फॉर्म में होंगे फ्रॉम 3 to 11 जीन्स, इनके 3 जीन इकट्ठे होंगे, 4, 5, 6 या 11 जीन भी एक क्लस्टर में इकट्ठे एक्सप्रेस हो सकते हैं. अच्छा, अब अगर हम इस पिक्चर को देखें तो जो मेटर्नल अलील है H19, ठीक है, वो एक्सप्रेस हो रहा है. अच्छा, पैटर्नल की अगर बात करें तो IGF2 एक्सप्रेस होता है. अब ये क्या होता है, एक्चुअली इनमें ना एक रीजन है, इन दोनों जीन्स के दरमियान में एक रीजन है, ये भी डीएनए सीक्वेंस ही है, जिसको इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन कहा जाता है. ये डीएनए सीक्वेंस है. तो अगर इसके साथ CTCF एक प्रोटीन है वो अटैच हो जाए, तो यहाँ से मतलब एक ब्रिज बन जाएगा और ये जो इन्हांसर सीक्वेंस या प्रमोटर सीक्वेंस रेगुलेट कर रहा था IGF2 को, वो इसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे. अल्टीमेटली वो जो करीबी जीन है H19 उसको एक्टिवेट कर. लेकिन दूसरी फॉर्म में जो ICR रीजन है, इम्प्रिंटिंग कंट्रोल रीजन, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप से ऐड हो जाते हैं. ठीक है. नॉर्मली जो साइटोसिन जो डीएनए की बेसिस होती है साइटोसिन, उनके साथ मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं. तो उन मिथाइल ग्रुप्स की वजह से फिर होता है कि जो CTCF प्रोटीन है वो यहाँ अटैच नहीं हो सकती. जब वो प्रोटीन यहाँ अटैच नहीं होगी तो यहाँ पे इनहांसर सीक्वेंस एक ब्रिज बना लेगा IGF2 के साथ और वो इसको कंट्रोल करना शुरू कर देगा. इनहांसर अगर आपको याद हो, ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो जीन एक्सप्रेशन को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो दिस इज हाउ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग वर्क्स. ये एक वे, और भी काफ़ी सारे. तो जो इम्प्रिंटिंग है ये फिर कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमंस के साथ, उनके साथ भी एसोसिएटेड है. फॉर एग्जांपल एपिजेनेटिक डीरेगुलेशन एट H19 imprinted gene in sperm have been observed associated with male cell infertility. यानी कि अगर ये जो यहाँ पे मेल में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए कि ये रीजन डीरेगुलेट हो जाए, तो उसकी वजह से जो मेल है पर्सन, उसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है. इसके अलावा कुछ सिंड्रोम्स भी हैं, जैसे प्राडर-विली सिंड्रोम है, एंजलमैन सिंड्रोम है, और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ओवरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर. ये कुछ और भी डिजीजेस हैं जो इम्प्रिंटेड जीन्स के साथ लिंक्ड हैं. ये एक मैकेनिज्म था जीनोमिक इम्प्रिंटिंग ऑफ एपिजेनेटिक्स. इसके अलावा जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है हिस्टोन मॉडिफिकेशन. हिस्टोन से थोड़ा सा अगर हम इसको रिवाइज कर लें, आपने शायद पढ़ा था कि ये 8 प्रोटीन्स होती हैं जिनके गिर्द डीएनए रैप्ड होता है. ठीक है. इसके हमने डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी थी. H1 थी जो एज ए लॉक काम करती थी. तो ये 8 मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए इसको ऑक्टामर कहा जाता है.
ठीक है, अब एक जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके डीएनए रैप्ट होता है। ठीक है, डीएनए रैप्ट होने के बाद ये ऑक्टामर्स भी आपस में फाइब्रिल्स बनाते हैं, वो फिर फर्दर पैक होते चले जाते हैं, ये इस तरफ से अगर आप इसको देख लें। अच्छा, अब ये हिस्टोन्स प्रोटीन्स जो है इनके साथ भी मिथाइल ग्रुप्स या इथाइल ग्रुप्स ऐड होते हैं, वो कहाँ होते हैं? एक्चुअली ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनके एक जो रीजन है, ठीक है, वो इस कम्प्लेक्स से एक पार्ट उनका बाहर होता है, उसको हिस्टोन टेल कहा जाता है। ठीक है, उनका अमाइनो जो टर्मिनल है, जहाँ पे अमाइनो एक कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है प्रोटीन्स का, एक अमाइनो टर्मिनल होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनका अमाइनो टर्मिनल इस ऑक्टामर से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जिसको प्रोट्रूडिंग भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको हिस्टोन टेल कहा जाता है। इस हिस्टोन टेल के साथ या तो एसिटाइल ग्रुप ऐड होंगे या मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं। अच्छा, अब इसकी वजह से होता क्या है? एक एग्जांपल तो ये है कि जो क्रोमेटिन है उसकी रीमॉडलिंग हो सकती है। अब क्रोमेटिन आपको शायद याद हो, क्रोमेटिन जो डीएनए और प्रोटीन्स हैं उनके कम्प्लेक्स को क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन की दो टाइप्स हैं, एक हेट्रोक्रोमेटिन है और एक यूक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन वो है जिसमें नॉन कोडिंग डीएनए है, यूक्रोमेटिन वो है जिसमें कोडिंग डीएनए है, बाकी इनका कलरिंग का पैटर्न भी है। तो अब इस मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोसोम होता है जिसमें मतलब ये प्रोटीन्स और डीएनए दोनों ही हो, वो मूव करता है। मतलब वो थोड़ा सा सर्कुल में मूव कर लेता है, जैसे एक व्हील मूव करता हो। तो नॉर्मल जो रीजन थी, जो कि नॉन कोडिंग रीजन थी पहले, वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच थी, वो प्रोटीन्स अब फ्री हो जाएंगी। शायद आपको हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई से जो दो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं उनके दरमियान वाली कुछ रीजन फ्री होती है, और नॉर्मली वो जो रीजन है वो कोडिंग जीन्स उसमें होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये मॉडलिंग होगी, रीमॉडलिंग होगी इस क्रोमेटिन की, ये हिस्टोन प्रोटीन्स या जो न्यूक्लियोसोम है ये मूव करेगा लाइक ए व्हील। तो इसकी वजह से कुछ डीएनए जो पहले एक्सपोज नहीं था, मतलब वो सामने नहीं था, अब वो एक्सपोज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वहाँ से एक्सप्रेशन उन जीन्स का शुरू हो जाएगा, और वो जीन्स जो यहाँ प्रेजेंट थे जिनका एक्सप्रेशन पहले हो रहा था, अब शायद उनका एक्सप्रेशन ना हो। So this is the one of the way how this modification of stone tails can affect जीन एक्सप्रेशन, कि कुछ जीन जो पहले एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे वो एक्सप्रेस होंगे, और कुछ जीन जो पहले एक्सप्रेस हो रहे थे वो अब एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो इस प्रोसेस को स्टोन मॉडिफिकेशंस कहा जाता है। स्टोन टेल्स हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो अब इसकी आगे दो खसूसियात हैं कि अगर तो जो स्टोन्स हैं वो एसिटाइल ग्रुप उनमें ज़्यादा हो तो उनको हाइपर एसिटाइलेटेड ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, जो दूसरे जिनके साथ एसिटाइल ग्रुप्स कम हो उनको हाइपो एसिटाइल ग्रुप्स कहा जाता है। तो हाइपर एसिटाइलेटेड ग्रुप्स आर जनरली एक्टिव जीन्स, और जो हाइपो एसिटाइलेटेड ग्रुप्स हैं वो जनरली इनएक्टिव जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो देर आर मोर देन 150 टाइप्स ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, मतलब मिथाइल ग्रुप भी ऐड है, एसिटाइल ग्रुप हो सकता है, फास्फोरिलेशन हो सकती है, डीफास्फोरिलेशन हो सकती है, और भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस हैं जो इन हिस्टोन टेल्स की हो सकती है। तो अगर एक ऑक्टामर की बात की जाए, हिस्टोन ऑक्टामर की, तो उसमें 44 लाइसिन अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी मॉडिफिकेशन हो सकती है, because there are thousands of nucleosomes and thousands of histone proteins. So you can imagine कि टोटल कितने पैटर्न्स बन सकते होंगे। तो ये जो पैटर्न्स बनेंगे इनको हिस्टोन कोड का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, हिस्टोन कोड क्या है कि किसी भी एक जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उसमें कितने एसिटाइल ग्रुप्स हैं, कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये पूरा एक जो पैटर्न होगा वो उसका हिस्टोन कोड कहलाएगा। तो पैटर्न ऑफ मॉडिफिकेशन लाइक एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोरिलेशन of the stone trails that may carry information required for correct chromatin assembly is called a histone code. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है मिथाइलेशन, डायरेक्टली मिथाइलेशन। ये तो हमने पढ़ा है कि मिथाइलेशन एसिटाइल ग्रुप्स के साथ अटैच हो रही है। इसके अलावा मतलब जो साइटोसिन है उसका कार्बन एटम नंबर जो 5 होता है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल साइटोसिन है, इसमें कार्बन एटम नंबर 5 है।
वहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो सकता है बाय द एंजाइम मिथाइल ट्रांसफेज। मिथाइल ट्रांसफेज एक एंजाइम है जो कार्बन एटम नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। अब उससे होगा क्या? जनरली जहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा वहाँ पे उस जीन का एक्सप्रेशन रुक जाएगा। वो हम देखते हैं। होता क्या है कि जनरली सी जी डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं पूरे जीनोम के अंदर जितने भी होंगे, उनमें से 70 to 80% जो सी जी डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिथाइलेटेड हो जाते हैं। तो ये सी जी जो डाई न्यूक्लियोटाइड्स की मिथाइलेशन सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रैंड्स पे, मतलब ये सी जी है ऊपर वाले स्ट्रैंड पे, तो नीचे वाले स्ट्रैंड पे जीसी होगा, तो दोनों में जो साइटोसिन है उसका मिथाइल ग्रुप ऐड होगा उसके साथ। तो ये सिमेट्रिक मिथाइलेशन होगी। अगर किसी एक के साथ हो तो वो एसिमेट्रिक मिथाइलेशन होगी। ठीक है। तो पूरे जीनोम में जितने भी सीजी डाइन्यूक्लियोटाइड्स होंगे उन सब के उनमें से 70 to 80% में जो सी है उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो याद रखें कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिनके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए नॉर्मली वो जीन एक्सप्रेशन को रोक देते हैं, फिर जीन एक्सप्रेशन कम हो जाता है। तो किसी भी जीन के साथ अगर प्रमोटर रीजन की तरफ देखा जाए, समटाइम्स ये होता है कि काफ़ी सारे सी जी डाइन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और नॉर्मली वो अनमिथाइलेटेड होते हैं। उन रीजन्स को सीपीजी आइलैंड्स कहा जाता है। ठीक है। पी इसमें उन्होंने कहा रिप्रेजेंट्स द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये जो सीपीजी आइलैंड्स हैं ये भी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा मतलब बेसिक जो नॉलेज है इस स्लाइड से वो ये है कि मिथाइलेशन इज एसोसिएटेड विद इनएक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन and mostly cytosine is methylated in CG dinucleotides। पूरे जीनोम में 70 to 80% जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं सी जी, उनमें से सी जो है वो मिथाइलेटेड होता है। ठीक है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट जो है मैकेनिज्म वो है नॉन कोडिंग आरएनए। मेरे ख्याल इसके लेक्चर के लिए इतना ही कर लें। बाकी जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू।